स्टूडेंट्स, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इसमें ज्यादा चीजें मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड है किससे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो वहां पे आप डिटेल में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, यहाँ पर इसकी क्या जरूरत है। Generally, those elements have positive standard electrode potential. Electrode potential. These are the oxidizing agent. Or generally those elements have negative standard electrode potential. These are reducing agent, यानी जिनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जिनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होती है वो गुड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बस हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कुछ चीजें ये पता होनी चाहिए। तो मैंने आपके सामने लिख दी है कि इसलिए किस तरह से हेल्प करेगा हमारी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में समझने के लिए। ये इन चीजों से हेल्प करेगा कि अगर इसकी वैल्यू किस में दे रखी है, आपको पॉजिटिव में दे रखी है तो वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है तो वो क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी। अब देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऊपर डालेंगे, इफेक्ट डालेंगे। तो पहले की अगर मैं बात करता हूं, इसमें पहला फैक्टर आएगा सब्लिमेशन एनर्जी। दूसरा फैक्टर आएगा हाइड्रेशन एनर्जी। तीसरा फैक्टर आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। ये किस तरह से इफेक्ट डालेंगे तो उसी के बारे में आपको चीजें भी बताऊंगा। देखो अगर कोई भी गुड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट के टाइम पर आप कौन सी चीज नोट डाउन करना चाहेंगे। तो आप सभी को पता है कि अगर कोई भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है तो वहां पर जो हम सबसे पहली चीज देखेंगे कि वो उसके ओरिजिन स्टेट, जैसे कि आप देखना चाहते हैं एम से किसमें जा रहा है, M2 पॉजिटिव में, सीधे साथ खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरे क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। और ऐसे जो कंपाउंड है उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब बात आती है कि यहां से यहां तक ये पहुंचा कैसे, वो समझिए। अगर आपको क्या दे रखा है, मेटल दे रखा सॉलिड स्टेट में, आप जानते ज्यादातर मेटल किसमें होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो
ये जा रहा है M2 पॉजिटिव किसमें, गैस में। किस प्रोसेस के थ्रू गया वो देखिए। पहले आपने क्या दिया इसे, सब्लिमेशन एनर्जी दी। सब्लिमेशन एनर्जी से क्या होगा, सब्लिमेशन एनर्जी देने के बाद ये सॉलिड से किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में। तो आप सर गैस में चेंज करना क्यों जरूरी है, तो गैस में चेंज करने से कोई फायदा होगा, तो वो चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि गैस में चेंज करने से क्या होता है, क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ये वाला पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा गैसियस एटम्स की ही निकाली जाती है। कभी भी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आप किसकी नहीं निकालते हैं, सॉलिड की नहीं निकालते हैं। तो हमें पहले से गैस में चेंज करना क्या था, जरूरी था। आयोनाइजेशन एनर्जी आप सभी जानते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सी बात है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जरूरी होती है। ठीक है, तो आप जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जैसे एक से में ही चेंज कर दो या 2 पॉइंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, यहां पर जनरली आप क्या लिखेंगे, एक्वस। हाइड्रेशन एनर्जी, ज्यादातर जो स्टैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है किसी भी मेटल का, वो निकाला जाता है उसकी आयनिक स्टेट के अंदर। आयनिक स्टेट यानी एक्वस स्टेट में निकाला जाता है, क्योंकि जो आयंस होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, एक्वस स्टेट में ही जल्दी मूव कर पाते हैं। तो जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी ये आगे, तो आपने क्या लिख दिया, हाइड्रेशन एनर्जी आने की इन 3 फैक्टर्स के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जब M सॉलिड किस में जा रहा है, M2 पॉजिटिव एक्वस में जा रहा है, जिसकी हेल्प से क्या निकालेंगे आप, स्टैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो स्टैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्शन में होता क्या है, ये मैं आपको बाद में डिस्कस कर पाऊंगा, अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता सक पाऊंगा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। फिर ये हमारे लिए जो स्टैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर नेगेटिव होगा तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर हम सॉलिड से क्या कर रहे, सब्लाइम कर रहे, गैस में चला गया, उससे आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो उसमें चला गया। अब इन फैक्टर्स की मैं कर देता हूँ बात कि किस तरह से स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या क्या चीजों पे पॉइंट पर हमें बता रहा है, और इसकी जो यूनिट होती है वो हमें याद रखनी है। यूनिट जो होगी उसकी क्या होगी, वोल्ट होगी। यूनिट जो क्या होगी इसकी, वोल्ट होगी। ठीक है, फिर कैसे करेंगे वो समझो। इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से जल्दी। अब देखिए क्या क्या पॉइंट में बताने वाले। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में लिख रहा हूं, जब कोई मेटल 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, लूज कर रहा है उस टाइम पर। तो कैसे आप निकालेंगे उसकी वैल्यू। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेटल लिख लिया, किस मेटल के लिए मैं निकालना चाह रहा हूं। तो पहले जो पॉइंट पर आते हैं वो आते हैं किसके लिए, शुरुआत करते हैं हम टाइटेनियम से। स्कैंडियम क्यों नहीं लिया, वो अगले जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक उसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर किसमें चला, टाइटेनियम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वो दे रखी माइनस के 1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.163 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की खाली किसमें आएगी, वोल्ट में आएगी। वेनेडियम कितनी होती है, माइनस की 1.18। उसके बाद क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम की होती है माइनस की 0.91। मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके सामने की जो वैल्यू डिक्रीज क्या हो रही है, इंक्रीज क्या हो रही है, सभी चीजें डिस्कस की जाएगी। मैंगनीज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है माइनस 1.18। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, आयरन, आयरन की होती है माइनस 0.44। कोबाल्ट की होती है माइनस 0.28। निकल की कितनी होती है, माइनस 0.24। कॉपर की कितनी होती है, पॉजिटिव 0.34। और जिंक की कितनी होती है, माइनस 0.76।
की जो है इसकी 0.4 है, जिंक की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -0.76। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे? देखो वैसे तो अगर हम वेरिएशन देखें तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज होती जा रही है। बस कुछ पे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। एक ये मैंने सर्कल कर दिया, इससे क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन इससे बनेगा और एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो शुरुआत जो हम सबसे पहले कर लेते हैं क्रोमियम से कर लेते हैं कि एक बात बताइए, जो क्रोमियम से मैग्नीज की तरफ जा रहे हो वैसे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता जा रहा है? जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है, यानी ज्यादा कम नेगेटिव होता जा रहा है। लेकिन क्रोमियम से मैग्नीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्लाइटली क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात आती है कि इसमें ऐसा क्या केस आता है कि जो क्रोमियम से मैग्नीज की तरफ जाते हैं तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता जा रहा है? कम नेगेटिव होता जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो भी चीजें पता चल जाएंगी आपको। देखिए तो क्रोमियम की मैं बात कर रहा था, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता है? थोड़ा डिक्रीज होता है। तो मैग्नीज का साइज क्या है? स्मॉल है कंपेयर टू किसकी? क्रोमियम। क्रोमियम का साइज क्या है? लार्ज साइज। मैग्नीज का साइज क्या है? स्मॉल साइज है किसके कंपेयर में? क्रोमियम के कंपेयर में। ध्यान से देखना, क्रोमियम के कंपेयर में क्या है? स्मॉल। तो 3d5 दे रखा है। आपने इसमें से क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दी। सॉरी, अब ये दोनों ले लिया आपने। अगर मैं बात करता हूं 3 फैक्टर्स होते हैं। सब्लिमेशन एनर्जी, दूसरा क्या हो? सब्लिमेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? मेटालिक जो फोर्स होगा, मेटालिक जो बॉन्डिंग होगी उस पर डिपेंड करेगी। तो मेटालिक जो बॉन्डिंग होगी अगर हम बात करते हैं, मैग्नीज में थोड़ी सी वीक होती है क्योंकि हाफ फील्ड है, क्रोमियम में थोड़ी स्ट्रांग होती है। तो सीधी सी बात, जो क्रोमियम का सब्लिमेशन एनर्जी, क्रोमियम को सब्लाइम करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कंपेयर टू किसके? मैग्नीज से, क्योंकि क्रोमियम के अंदर स्ट्रांग फोर्स होते हैं। तो सब्लिमेशन एनर्जी किसकी है? क्रोमियम की जो सब्लिमेशन एनर्जी है वो क्या है? हाई है। मैग्नीज की क्या है? लो सब्लिमेशन एनर्जी। मैं मैग्नीज के बारे में लिखता जा रहा हूं। क्रोमियम के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैग्नीज के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है। दूसरा क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। जो हाइड्रेशन एनर्जी स्मॉल साइज किसका है? मैग्नीज का। आप जानते हैं जिसका स्मॉल साइज होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन एनी आयन इज डिसॉल्व इनटू द 1 मोल ऑफ आयंस आर डिसॉल्व इनटू द वाटर। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका साइज क्या होता है? स्मॉल। तो हाई क्या होगी इसकी हाइड्रेशन एनर्जी? दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं तो हमारे सामने कंपेयर में आ रहा है सब्लिमेशन एनर्जी इसकी लो है मैग्नीज की, और हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या है? इसकी ज्यादा है। अब बात आती है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने पहले बता दी कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही हूं आपको। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा क्योंकि ये क्या दे रखता है? हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा। क्रोमियम की हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? हाई है। और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आराम से चले जाएंगे क्योंकि उसके बाद कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? हाफ फील्ड हो जाएगा। तो ये तो जल्दी 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो इजीली दे देगा, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन बहुत ही डिफिकल्टी से देगा। तो इसमें थर्ड पॉइंट क्या आ गया? लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब आते हैं हम पॉइंट्स पे, जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या पॉइंट बताने वाला हूँ? मैंने अभी लिखा था कि जैसे M जा रहा है M2 पॉजिटिव में, तो हमें क्या क्या चीजें इसमें देनी पड़ रही है? एक आपको क्या देना पड़ा था? इसमें सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ी थी। तो M सॉलिड से किसमें चला गया था? गैस में। फिर आपने क्या किया था? इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी दी थी, तो इसमें चला गया था। फिर आपने क्या किया था? इसे हाइड्रेशन एनर्जी। देखो कोई कितनी जल्दी सब्लाइम होता है वो उतनी जल्दी गैस में चेंज हो जाए, यानी सब्लिमेशन एनर्जी क्या चाहिए? लो। हाइड्रेशन एनर्जी क्या चाहिए हमें? हाई। क्यों चाहिए हाइड्रेशन? सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए हमें? लो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि M से M पॉजिटिव जितनी जल्दी चला जाएगा उतना ही अच्छा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें क्या है? लो है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या चाहिए? हाई। तो जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी
उतना ही वो कंपाउंड या जो उतना ही वो एटम उसके साथ स्टेबल रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा स्टेबल रहेगा। जब एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा स्टेबल रहेगा तो वो M2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी हाइड्रोजन एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। इससे क्या पता चलेगा कि M सॉलिड M2 पॉजिटिव में बहुत जल्दी चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसने अपना बहुत जल्दी क्या करवा लिया, ऑक्सीडेशन करवा लिया। और मैंने बताया था ऑक्सीडेशन होने के लिए यानी खुद का, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसकी वैल्यू उतनी ही क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो जो क्रोमियम है वो इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता जितना कौन सा होता, मैग्नीज होता है। कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, पॉजिटिव 2 के लिए। क्यों ऐसा होगा, मैंने आपको तीनों फैक्टर आपके सामने लिख दिए हैं। जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मैग्नीज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसकी जो तीनों हमें चीजें चाहिए वो तीनों ही चीजें उस फैक्टर को बता रही। तो मैग्नीज का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि उसकी सब्लिमेशन एनर्जी लो होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, और लो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब बात करते हैं कॉपर। कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव क्यों हो गया है। तो कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों होता है, यहाँ पे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। 3d10 4s1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली दे देगा, लेकिन जैसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन देने की तरफ जाएगा कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया वो आ गया फुल फील्ड। तो इसका मतलब क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, देगा वो तो बहुत डिफिकल्ट देगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, हाई, वेरी हाई कह सकते हो, वेरी हाई। तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तो सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। इससे तो अच्छा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो सकता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो खुद का क्या करवा ले, रिडक्शन करवा ले, और दूसरे का क्या करवा ले, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दे पाता। अगर क्वेश्चन आ जाए वाई का कॉपर, वाई कॉपर हैज, या सॉरी वाई हैज कॉपर हैव पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो पॉजिटिव इसलिए होता है, कॉपर हैज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव ड्यू टू द सम रीजंस। रीजंस क्या है इसके, ड्यू टू द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जिंक में ऐसा क्या खास आ गया कि जो एक साथ उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा नेगेटिव हो गया और वो कंपेयर में, तो उसका रीजन क्या आ जाएगा, एक तो जिंक का जो मेटेलिक फोर्स है वो क्या होता है, जिंक का जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो क्या होती है, वीक, क्योंकि इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दूसरा रीजन क्या है, जो जिंक होता है, जिंक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या आएगा, 3d10 4s2, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो क्या हो जाएगा, 3d10 4s0, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो फुल फील्ड हो गया। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी लो है और सब्लिमेशन एनर्जी भी क्या है, लो है। बेशक से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कॉपर का साइज जिंक से क्या होता है, स्मॉल होता है, जिंक का साइज स्लाइटली कॉपर से क्या होता है, ज्यादा। मैंने बता भी रखा है आपको। तो इसका मतलब क्या है, जो जिंक होता है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि उसकी सब्लिमेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। दूसरा क्या, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, लो। तो इसके लिए जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो नेगेटिव हो जाता है, वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन पेपर से बनने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो क्या है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो देखने आप। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन बनता है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का,
एलिमेंट्स those do not show variable oxidation state। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते? तो इस वाले पॉइंट को मैं आपको बताने वाला हूं। एक्चुअल में जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम की एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पॉजिटिव 3। पहले मैं बात कर लेता हूं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे आयरन है, तो आयरन कितनी शो करता है? पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। निकेल कौन शो करता है? पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 4। तो सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। और वेनेडियम भी बहुत सारे शो करता है, पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 5 इस तरह से शो करता है। तो स्कैंडियम सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? पॉजिटिव 3, सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जिंक भी हो सकता है, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आया था थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया था सीबीएसई ने। इस बार पूछा था विच ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो उसमें आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पूछा था कि कौन सा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। तो यहाँ पर जो जिंक है, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या आएगा? जो जिंक है वो जनरली क्या नहीं शो करेगा? आप ये नहीं कह सकते जो ट्रांजिशन एलिमेंट में आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो स्कैंडियम में आएगा। तो स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो वहां पे जो आंसर है वो जिंक नहीं ले सकते थे आप। लेकिन अगर खाली पूछे कि 3D सीरीज का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो पॉजिटिव 3 और पॉजिटिव 2 आप स्कैंडियम और जिंक दोनों ले सकते हैं। तो वेरिएबल मतलब आप समझ गए होंगे। ये पॉजिटिव 3 क्यों शो करता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3d14s2। इसकी वजह से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सिर्फ ये पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इससे आने के चांस होते हैं वो आते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज, यानी जो पहली सीरीज होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है, उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? तो मैंगनीज की याद रखनी है आपको। कितनी होती है? पॉजिटिव 7 होती है। ठीक है ना? तो पॉजिटिव 7 किस वजह से होगी आपको पता चली गया है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3d5-4s। तो इसके पास मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो मैंगनीज होती है वो क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आएगी। मैक्सिमम जो होती है 3D में। और ओवरऑल ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें हम, तो मैं आपको बता देता हूं, इन ओवरऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो होती है ऑस्मियम की पॉजिटिव। ऑस्मियम की होगी कितनी होगी? वो पॉजिटिव। जैसे आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट से क्वेश्चन बन सकता है जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स have
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट with fluorine, oxygen, nitrogen due to their electronegativity. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो किसके साथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। जैसे कि MnO4 नेगेटिव, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी? 7 आ जाएगी। VO4 3 नेगेटिव, यहाँ पे कितनी आएगी? पॉजिटिव 5 आएगी। या CRO5, यहाँ पे कितनी आएगी? पॉजिटिव 6 आएगी। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो क्या तो किसके साथ आएगी? ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। अब एक क्वेश्चन आता है कि देखो ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू फ्लोरीन। जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? लेस होती है कंपेयर टू फ्लोरीन। लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैग्नीज या किसी भी एलिमेंट की, जैसे कि मैग्नीज जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है फ्लोरीन के साथ वो कितनी होती है? पॉजिटिव 4। लेकिन ऑक्सीजन के साथ कहां पे चली जाती है? पॉजिटिव 7 तक। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन की क्या है? ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन से क्या होती है? तो फ्लोरीन के साथ तो क्या होना चाहिए? ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए थी ना। तो ऊपर वाले पॉइंट वन क्लियर कर रहा हूँ कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ होती है। तो फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम होनी चाहिए थी क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होती है? ज्यादा होती है। पर ऑक्सीजन के साथ क्यों हो गई? तो रीजन क्या आएगा इसका? ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकती है जबकि फ्लोरीन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकती है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है इसका। तो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बताए? कोई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ होती है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ होती है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वैसे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है? ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है किसके साथ एग्जिस्ट करती है? ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। इसे नोट डाउन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा एक बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको। जनरली ये देखा गया है कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। तो कॉपर की कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगी? Cu पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। लेकिन इन एक्वा सॉल्यूशन अगर हम इसे वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं तो Cu पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल रह ही नहीं पाते। Cu पॉजिटिव क्या करता है? Cu2 पॉजिटिव ब्रेक डाउन हो जाएगा और किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? Cu में। यानी ये कौन सी रिएक्शन दे देता है? डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन। अब डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन होती क्या है? जिसमें सेम ही एटम का क्या हो? सेम ही एटम और आयन का क्या हो? ऑक्सीडेशन। कॉपर का ही क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर का ही क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसमें सेम ही एटम आयन का क्या हो? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शंस इन विच सेम एलिमेंट कैन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, तो उसे क्या करेंगे आप? एंड रिड्यूस। इट इज कॉल्ड एज द डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन। जिसमें सेम में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, प्रोडक्शन होता है साइमल्टेनियसली, उसे हम डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों देता है डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन? तो मैं आपको बता देता हूं।
Cu2 पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव, हम बात कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन की। साइज किसका, साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज Cu पॉजिटिव का ज्यादा होता है Cu2 पॉजिटिव से, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका साइज क्या है, स्मॉल है, इसका साइज क्या है, लार्ज है, सॉरी इसका साइज लार्ज है, इसका साइज क्या है, स्मॉल है। तो इसका साइज लार्ज है तो हाइड्रेशन एनर्जी की मैं बात करता हूँ, मैंने बताया था जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो आपने देखा Cu2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा होगी, Cu पॉजिटिव से, क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो रीजन क्या आएगा कि कॉपर क्यों डिस्पोनेशन रिएक्शन देता है, ड्यू टू द, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu पॉजिटिव, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu पॉजिटिव इज लेस देन Cu2 पॉजिटिव। तो वो ज्यादा से ज्यादा किसमें जाना चाहता है, Cu2 पॉजिटिव में जाना चाहता है, इसलिए वो एक्वस सॉल्यूशन में डिस्पोनेशन रिएक्शन दे देता है। तो ये पॉइंट आप समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बता दिया है इसमें कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसकी मैक्सिमम होती है और क्यों होती है, किसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, इसमें ये पॉइंट बता दी है कुछ कि जो कॉपर होता है वो डिस्पोनेशन रिएक्शन क्यों देता है, क्यों जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के, सॉरी ज्यादातर जो ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड क्या आएगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट किसके साथ ज्यादा मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। तो ये क्वेश्चन इसमें से बनते हैं ज्यादातर, वो मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए ऑक्सीजन स्टेट से रिलेटेड। अगर आपको Cu पॉजिटिव Cn के साथ रिएक्शन करवा रहे तो हमेशा क्या बनाएगा, CuCl बनाएगा। और अगर आप Cu2 पॉजिटिव की एक्सेस ऑफ KCl में रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये क्या बना देगा, K3CuCl4। तो ये जो कंपाउंड है, कुछ रिएक्शंस है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो रिएक्शंस आप लिख लें। ये किसके साथ रिएक्शन है, साइन, अगर आपने लिमिटेड अमाउंट में लिया है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको सामने लिख दी। एक ये रिएक्शन पूछ ली जाती है NH4 की ट्वाइस Cr2O7। तो इसकी ट्रिक मैंने बता रखी है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया मैक्सिमम, तो 4H2 निकल जाएंगे, बाकी क्या बचेगा N2 और साथ में क्या बनेगा Cr2O2। ठीक है ना, ये दो रिएक्शन पूछ ली जाती तो वो मैंने आपको सामने लिख दी। एक और पूछ जाती Cu2 पॉजिटिव और साथ में क्या दे रखा है, I नेगेटिव। तो I नेगेटिव क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। I नेगेटिव क्या रहेगा, इसका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बना देगा, Cu2I2 और साथ में क्या बनाता है I। तो कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस थे वो मैंने आपके सामने लिख दी है, मैंने नोट डाउन कर ली थी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और वॉल्यूम अगर डेंसिटी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो साइज क्या होगा, सीधी सी बात है डिक्रीज होता है, और मास क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। विद
decrease in size and increase in mass. But at last it slightly decrease. लास्ट में जाकर स्लाइडली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि वहां पर साइज क्या हो जाता है, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. बता चुका हूं आपको साइज के बारे में कि थोड़ा साइज लास्ट में जाकर के इंक्रीज होता है. तो मैक्सिमम डेंसिटी इरिडियम की अगर हम बात करें तो 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर, और उसके बाद किसकी होती है, ऑस्मियम की 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर. पूरी पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम डेंसिटी वो इरिडियम की होती है, उसके बाद ऑस्मियम की होती है. तो आप इसे लिख सकते हैं कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी क्या होगी, कम होगी. बस इससे ही क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं फिर इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटालिटिक प्रॉपर्टी का. लिख लीजिए जल्दी. तो हम कैटालिटिक प्रॉपर्टी वाले पॉइंट पर आते हैं. तब क्या क्या पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे. पहला है, 3 पॉइंट्स आप ले सकते हैं. लार्ज सरफेस एरिया, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, transition elements show catalytic property. क्योंकि उसके केस में क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है तो इस वजह से क्या शो करते हैं, वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. क्योंकि जो भी रिएक्टेंट है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, उनकी सरफेस पर आकर के एडजॉर्ब हो जाते हैं और इजीली क्या बना पाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं. जिसका जितना ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया होगा उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी. दूसरा क्या है, वेरिएबल ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए. एक तो पास क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. दूसरा क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, V2O5 किसके साथ रिएक्शन करवाई आपने, SO2 के साथ. एक इसमें चला जाता है V2O4 और साथ में क्या बना देता है, SO3. फिर क्या होगा, V2O4 दोबारा किससे रिएक्शन कर देता है, हाफ ऑक्सीजन के साथ, क्या बना देगा, V2O4. तो यहाँ पर वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 5. यहाँ पर कितनी है, 2. तो डाई वैनेडियम पेंटा जो ऑक्साइड है, यहाँ पे 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है. यहाँ पे डाई वैनेडियम टेट्रा ऑक्साइड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव 4 है. अगर इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती तो ये इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते. अब आप कहें सर कैसे शो करें इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी. जो रिएक्शन मैंने ऊपर देखी है ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है. SO2 में क्या ऐड करते हो आप, O2, क्या बना देता है वो, SO3. और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या लेते हैं, V2O5. कॉन्टैक्ट प्रोसेस का ये क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक के अंदर. तो SO2 और O2 मिलकर क्या बना देते हैं, SO3. कैटलिस्ट क्या लेते हैं हम इसमें, V2O5 लेते हैं. कौन सा कैटलिस्ट लेंगे आप इसमें, V2O5 कैटलिस्ट इसके अंदर आप लेंगे. तो ये पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि V2O5 कैटलिस्ट हम इसके अंदर क्यों लेंगे. ठीक है, क्योंकि उसकी क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं और रिएक्टेंट को पास कर देते हैं, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी इसमें चेंज हो सके, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सके. तो 3 पॉइंट है,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, लार्ज सरफेस एरिया। तीसरा क्या आ जाएगा, ड्यू टू द वेरिएबल ऑर्डर स्टेट। इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या शो करेंगे आपके सामने, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बस एक टॉपिक रह गया बस इसमें, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। और वहाँ पे हम एफ ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, जो इस बार सीबीएसई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग डी और एफ ब्लॉक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को वॉच करें और डाउट क्लास के लिए अब जूम पे आपकी डाउट क्लास होगी, तो फिलहाल आप इसे नोट डाउन करें।